गांव की संकरी गलियों में अक्सर ऐसे किस्से उड़ते रहते थे जिन पर लोग सुबह चाय की पत्तियों की तरह बहस कर बैठते। कौन सच था, कौन हकीकत में घटा, और किसे किसी ने सुनासा जोड़ दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम उन किस्सों में अलग चमकता था। कोई कहता था कि मुल्ला पाखिया खोलकर बैठता है, कोई कहता था कि उसकी बुद्धि में तीर सी धार है। पर जो लोग सच जानते थे वे जानते थे कि मुल्ला के पास एक अजीब सा संयम और समय पर कूदने वाली बुद्धि थी। उसी बरस जब फसलें ठीक ठाक हुई और लोग उम्मीद से भरकर बाजार गए हुए थे, अचानक दो शातिर चोरों की आहट से गांव में असुरक्षा फैल गई। ये चोर शहर के थे, चालाक, शातिर और किसी भी मौका को चुरा लेने वाले। उन्होंने सुन रखा था कि गांव के कुछ घरों में लग्जरी सामान छिपे हैं, जूते, कपड़े, कुछ पैसे और शायद कोई कीमती चीज भी। मुल्ला को जब ये बात पता चली तो लोगों ने डरते डरते दरवाजे बंद कर लिए, पर मुल्ला ने न तो दरवाजा बंद किया और न ही पहले जैसा शांत बैठा रहा। उसने सोचा, चोरी किसी की औरत की चूड़ियों जैसी चीज नहीं कि चुपके से उठ जाए। ये समाज की चोट है और किसी न किसी चाल से इसे रोका जाना चाहिए। मुल्ला का दिमाग उन्हीं दिनों में एक अजीब सी योजना बना बैठा। उसने देखा कि चोर केवल ताकत से नहीं पकड़े जाते, बल्कि उनकी खुद की लालच और घमंड से भी फंसते हैं। मुल्ला ने पहले तो गांव के बाजार में घूम घूम कर चोरों की चाल और उनकी आदतें जांची। उसने जाना कि ये दोनों रात में काम करते हैं, आधी रात से पहले निकलते हैं और छतों पर चढ़ना इन्हें अच्छा लगता है। अगली बात, मुल्ला ने अपने घर के आसपास एक छोटी सी रचना की। वो रचना दिखाने लायक नहीं थी, पर उसका असर बड़ा होना था। उसने अपने घर के पिछवाड़े में मिट्टी खोदी और कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई सिक्के की थैली और कुछ चमकती हुई काष्ठ की चीजें रख दी, जैसे कि किसी को मारकर उसकी चीजें छिपा दी गई हों। मुल्ला ने खुद को चौकीदार की तरह सजाया, कपड़े बदले, चेहरा मिट्टी सा किया और आंखों में वो गंभीरता भर ली जो किसी अपराधी के लिए गढ़ बन सके। फिर उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वो कल रात धरती के नीचे छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ बताएगा, पर सबको ये बताने के पीछे उसका असली मकसद किसी और चीज का था, चोरों का असली चेहरा उजागर करना। रात ढली तो हवा में ठंडक और निश्चल गपशप का एक समा था। मुल्ला ने अपने घर की छोटी खिड़की में एक दिया रोशन रखा और पास के पेड़ पर हल्की आवाजें रोकने के लिए कुछ पत्ते बांधे। दो चोर जैसे ही गांव के हिस्से में आया, उन्होंने पूरा इलाका देखा। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा ये घर खाली पड़ा है, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि पिछवाड़े में मिट्टी हल्की सी उठी हुई है और कुछ चीजें बिखरी हुई हैं, उनके चेहरे पर चमक आ गई। लालच ने उनके कदम तेज कर दिए। चोरों ने सोचा कि शायद किसी ने हत्या कर दी और कीमती सामान वही छिपाया गया है। उनकी चाल धीमी थी, पर नजदीक आते ही उनकी सिसकियां और फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। मुल्ला ने उनके पास जाकर बुदबुदाया, ये ठीक जगह है, मैंने कल ही एक आदमी को मारकर इसकी मिट्टी में कुछ छुपा दी। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई गुनाहगार बताता है कि उसने कोई बड़ा अपराध किया और अब उसे किसी मदद की जरूरत है, मदद जो चोर दे सकते हों। चोरों ने पहले तो झिझक दिखाई, फिर उनकी लालसा ने बोलना शुरू कर दिया। कितना सोना? किसका था वह आदमी? क्या कोई गवाही है? उनके शब्द गुप्त थे, पर मुल्ला ने सब कुछ सुना और समझा। मुल्ला ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई और जान जाए, पर जो भी मेरी मदद करेगा वो इन चीजों में से ले लेगा। बस मिट्टी खोद कर दिखाओ। ये सुनकर चोरों की आंखों में चमक और तेज हो गई। ये वही मौका था जिसकी उन्हें तलाश थी। मुल्ला ने चुपचाप पहले से तय कर रखा था कि वह चोरों को पकड़ने के लिए एक संकेत देगा। उसने अपने पड़ोसी के साथ एक छोटी सी घंटी छिपा दी थी और एक रस्सी की गांठ पार के पेड़ में बांधी थी, ताकि उसे खींचकर खिड़की की आड़ में बैठे लोगों को आने का संकेत मिल सके। चोरों ने जोश में आकर मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मिट्टी के नीचे जो चीजें निकली वे चोरों की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा थी। कुछ जुड़ी हुई सड़न सी ब्लैक मनी की थैली, दो सुनहरे झुमके
जो किसी दुल्हन की याद दिलाते थे, और एक पुरानी घड़ी। चोरों ने खुशी खुशी अपने हाथों में चीजें लेते हुए आपस में बातें करने लगे कि इन्हें बाजार में कितने दाम मिलेंगे। तभी मुल्ला ने अचानक जोर से आराम से चिल्लाया, अब जब तुम सब कुछ ले रहे हो, तो क्या तुम लोग मेरे गवाह बनोगे? क्या तुम अपनी हस्तियां दिखाकर मुझे बचा लोगे? चोरों को लगा कि वह किसी तरह का मोहरा है। वो डर गया और उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। पर मुल्ला की योजना का असली मोड़ अभी आया ही था। उसने घड़ी की सीटी बजी और गलियों में पहले से छुपे ग्रामीणों ने पिन पिन से आवाजें करते हुए दबोचने की तैयारी कर ली। चोरों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे भागने की कोशिश करने लगे, पर गांव के लोग पहले से लगाए गए जाल की तरह उनके चारों ओर आ गए। नोट: कंटिन्यू इन हिंदी। चोरों ने लड़ने की कोशिश की, पर गांव वालों की संख्या और मुल्ला की सूझबूझ उनके ऊपर भारी पड़ गई। मुल्ला ने खुद भी बीच में आकर दोनों चोरों को पकड़ लिया, उन्हें रस्सी से बांधा और गांव के चौक में ले आया। लोग जमा हो गए, कुछ रोष से, कुछ उत्साह से और कुछ जिज्ञासा से भरे हुए। चोरों की कथाएं सुनकर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर मुल्ला ने उन्हें शांत कर दिया और कहा, पहले सुनो, ये घर का मामला है और न्याय से काम लेना चाहिए। उसने चोरों से विस्तार से पूछा कि वे कौन हैं, किस लिए आए और किसने उन्हें भेजा। चोरों ने पहले तो झूठ बोला, पर मुल्ला की चालाकी और ग्रामीणों की घेराबंदी ने उन्हें सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें शहर का एक बड़े सरगना भेजता है, जो गांवों को निशाना बनाकर चोरी करता है। उनकी जुबान खोली और शहर के उन गलियों के नाम बताने लगे जहां से उन्होंने आना हुआ था। इस खुलासे ने गांव में एक नई चिंता और साथ ही एक नई शक्ति भी दे दी। अब वे केवल 2 चोर नहीं पकड़ चुके थे, बल्कि एक बड़ी साजिश का चूर चूर कागज भी उनके हाथों में था। मुल्ला ने चोरों की बातों को ध्यान से सुना और जब सब कुछ साफ हो गया, तब उसने उन्हें गांव के प्रधान के सामने पेश किया। प्रधान ने पहले तो मांग की कि चोरों को कठोर सजा मिले, पर मुल्ला ने कहा, सजा जरूरी है, पर हमें यह भी देखना होगा कि आखिर किसने इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुल्ला मानता था कि हर अपराध में अपराधी के पीछे का समाज भी दोषी होता है। गरीबी, बेजान उम्मीदें और कभी कभी बाहरी लोगों की फरेबगिरी। प्रधान और बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि पहले चोरों से और साक्ष्य लिए जाएं और शहर के सरगना तक पहुंचने के लिए एक साझा योजना बनाई जाए। चोरों ने डरे और फंसे होने के कारण सरगना के नाम और उसके ठिकाने बता दिए। मुल्ला ने गांव के कुछ साहसी नौजवानों को साथ बुलाया। कुछ गांव वालों ने अपने घरों से धन इकट्ठा किया ताकि अगर किसी को शहर जाकर बात करनी पड़े तो उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जा सके। इस तरह चोरों को पकड़ने का एक बड़ा मिशन शुरू हुआ, पर उसकी शुरुआत मुल्ला की छोटी सी नाटकबाजी से हुई थी, जिसने गांव को सतर्क और एकजुट कर दिया। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई, पर मुल्ला की चालाकी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोग कहते थे कि उसने चोरों को पकड़ा तो इनाम की वजह से, कुछ कहते थे कि वो बस अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। पर जो सच्चाई थी वो ये थी कि मुल्ला ने समाज की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने ये भी समझा दिया कि डर और दंड से अधिक जरूरी होती है लोगों को समझाना और उन्हें आत्मसम्मान से जीने के तरीके देना। चोरों को जब शहर भेजा गया, तब मुल्ला ने उन्हें एक मौका देने का भी प्रस्ताव रखा। सबको मौका मिलना चाहिए, उसने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वो रास्ता छोड़ो और किसी नेक काम में लग जाओ। कुछ चोरों ने रोकर माफी मांगी और वचन दिया कि वे आगे सही मार्ग पर चलेंगे, पर शहर का सरगना उन पर भारी था। उसे पकड़ने के लिए नरम दिल पर्याप्त नहीं था, बल्कि ठोस कदम चाहिए थे। इसलिए प्रधानों ने तय किया कि जो चोर वास्तव में पछताएगा उसे एक नई शुरुआत दी जाएगी और जो फिर अपराध करेगा उससे कड़ी कार्रवाई होगी। इस न्यायिक नीति ने गांव में एक मिसाल कायम की, दंड और दया के बीच एक संतुलन। मुल्ला के उस दिन के कदमों के बाद
गांव के बच्चे अक्सर शाम में आकर उसके पैरों के पास बैठ जाते। वे उससे पूछते, मुल्ला, तुमने ऐसा नाटक क्यों किया? क्या तुम डरते नहीं थे? क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ और भी गलत हो सकता है? मुल्ला मुस्कुराकर कहता, बेटा, डरना और बहकना आसान है। असली बुद्धिमानी यह है कि भय का उपयोग करके भय का ही अंत किया जाए। वो कहता कि उसकी नाटकबाजी में न तो किसी की जान ली गई और न ही किसी पर अनावश्यक शर्मिंदगी डाली गई। सब कुछ उसका एक तरीका था, ये देखने का कि कौन सच में समाज को नुकसान पहुंचाने आता है और कौन केवल समय के साथ भूल जाएगा। बच्चों ने पूछा, लेकिन अगर चोर तुम्हें पहचान लेते तो? मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं फिर भी अपनी चाल चलता। बुद्धि वही है जो जोखिम लेकर सही काम कराने में सहायक हो। उसकी बातें सुनकर बच्चे चुप हो जाते और मुल्ला की चालों की तरकीबें उनके दिमाग में जैसे घर कर जाती। समझने का एक तरीका कि किस तरह समाज में रहकर भी समाज की रक्षा की जाए। समय के साथ मुल्ला की सजीव योजना के कारण शहर के सरगना के खिलाफ भी मुकदमा चला। चोरों ने पुलिस को शहर का पत्ता बता दिया और पुलिस की मदद से सरगना को पकड़ा गया। पूरा क्षेत्र राहत की सांस लेकर बोला। जो लोग मानते थे कि गांवों को कोई नहीं बचा सकता, वे अब मुल्ला और गांव की एकजुटता को सलाम करते। न्यायालय में जब मामला चला तो मुल्ला को लोगों ने वकील की तरह नहीं, पर एक साक्ष्य देने वाले के रूप में बुलाया गया। उसने सत्य और विवेक से सब कुछ बताया। किस तरह उसने चोरों को फंसाया, किस रस्मरीति से गांव वालों को सुरक्षित रखा और किस मानसिकता से उसने चोरों को समझाने की कोशिश की। जज ने उस चालाकी को सराहा, क्योंकि अपराधों को रोकने का तरीका केवल दंड नहीं होता, बल्कि चेतना भी होती है। सरगना को कड़ी सजा मिली, पर कुछ चोरों को समाज सुधार के कार्यक्रम में रखा गया ताकि उन्हें नया जीवन मिल सके। मुल्ला ने वहां भी दया और सख्ती का संतुलन बताया। दया से इंसान सुधरता है, सख्ती से समाज सधेगा, वो बोला और सबने उसकी बात सुनी। किसी भी कहानी का एक मोड़ होता है जब व्यक्ति खुद से सवाल पूछता है। मुल्ला ने भी उस रात अपने आप से कई सवाल किए। उसने सोचा कि क्या उसकी चालाकी ने सच में समाज की मदद की थी या उसने किसी की मजबूती का फायदा उठाकर गिराया। उसने देखा कि जब चोर पकड़े गए तो उनके चेहरे पर उस गहरी थकान का इल्जाम था जो गरीबी और मजबूरी से आती है। कुछ चोर छोटे छोटे अपराध कर चुके थे क्योंकि उन्हें रोजी रोटी के विकल्प नहीं दिखाई देते थे। ये सोचकर मुल्ला ने गांव में छोटे छोटे काम शुरू करवाए। कपड़ा बुनाई के कक्ष, लोहार की कार्यशाला और धोबी मंडली आदि। उसने जोर दिया कि हर व्यक्ति को कम से कम एक ऐसी कला आती हो जिससे वो ईमानदारी से पैसा कमा सके। मुल्ला ने शहर के कुछ संपन्न लोगों से गुजारिश की कि वे गांव में काम लगवाएं और साथ ही चोरों के लिए एक छोटी सी कड़ी शिक्षा भी रखी, जिसे वे पार कर जाएं तो उन्हें रोजगार मिलने की गारंटी होगी। इस तरह मुल्ला ने यह दिखा दिया कि केवल पकड़कर घर में बंद करके न्याय पूरा नहीं होता। समाज को सुधारने का मैदान भी तैयारी चाहता है। कई महीनों बाद जब चोरों में से कुछ ने सचमुच अपनी जिंदगी बदल ली, तो गांव के बुजुर्गों ने मुल्ला की उस चाल को दो भावों में बांटा। एक हवा ये कि वो सिर्फ चालाक था और दूसरी ये कि उसने समाज को बचाया। पर सच्चाई हमेशा बीच में रहती है। मुल्ला ने अपनी चाल में केवल बुद्धि नहीं, पर दया और सुधार की चाह भी रखी थी। गांव वालों ने अब देखा कि चोरी की घटनाएं कम हो गई और लोग खुलकर अपने घरों की खिड़कियां खोलने लगे। बच्चों की हंसी वापस आई और बाजार में वो पहले जैसा हल्ला गुल्ला फिर लौट आया। एक रात गांव की चौपाल में मुल्ला के सम्मान में पकवान बनाए गए और लोगों ने मिलकर कहा, मुल्ला, तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, बस इतना जान लो कि जब भी समाज खतरे में हो, बुद्धि और साहस का साथ देना चाहिए। कहानियां समय के साथ बदलती हैं, पर उनकी सच्चाई नहीं बदलती। मुल्ला नसीरुद्दीन के इस किस्से ने यह साबित किया कि नाटक भी तभी सही है जब उसका मकसद न्याय और भलाई हो। कुछ लोग कहते हैं कि चालाकी में नैतिकता नहीं होती, पर मुल्ला ने दिखाया
कि चालाकी को नैतिकता से मिलाया जाए तो वो एक बड़ा हथियार बन जाती है चोरी और अपराध से लड़ने का। चोरों को पकड़े जाने के बाद जो ठंडी सुबह आई, वो केवल मौसम की ठंडक नहीं थी, वो उस नई समझ की ताजगी थी जो गांव के लोगों के दिलों में आई थी। मुल्ला को लोग याद करते हैं, कुछ उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाते हैं, कुछ उसकी संवेदना की मिसालें, पर चाहे किस्सा छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा यही संदेश देता है कि सोच समझकर, बिना बेशर्मी के और इंसानियत की कसौटी पर खरा उतरते हुए किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। कहानी के आखिर में जब गांव का युवराज मुल्ला के घर आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारी चाल ने हमें जिंदा रखा, तो मुल्ला ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने डर को नहीं समझा होता और न ही उसे वापस उसी की भाषा में बोला होता, तो आज शायद तुम लोग ये जश्न नहीं मना रहे होते। उसने बड़े सहज अंदाज में ये भी कह दिया कि कभी कभी समाज की नब्ज पकड़ने के लिए हमें नाटक की नकाब में भी सच्चाई दिखानी पड़ती है। उस दिन गांव वालों ने मुल्ला को सिर्फ चालाक या हाशिए का बुद्धिमान कहकर नहीं छोड़ा। वे समझ गए कि बुद्धि, समय और मानवता का मेल किसी भी संकट को अवसर में बदल सकता है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने मारने का नाटक करके 2 चोरों को पकड़ा, पर उसने समाज का निर्माण भी किया। इतना कि चोरों में से जो सुधर सके वे सुधर गए, और जो बड़े अपराध के पिछवाड़े थे उन्हें कानून ने रोका। उस रात से गांव की कहानियों में एक नई मिसाल जुड़ गई कि बुद्धि और सहानुभूति मिलकर किसी भी अंधेरे को रोशन कर सकती है। गांव के उन धुंधले सा याद आने वाले दिनों में जब बाजार की घंटियों की टुनटुनाहट से ज्यादा खामोशी से बातें होती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन फिर किसी नई शरारत की तैयारी में थे। लोग कहते थे कि मुल्ला के पास ऐसी अजीब सी समझ है जो सीधे सीधे किसी बात को टेढ़ा कर देता है। कुछ लोग उसे बुद्धि का मसीहा मानते, कुछ कहते कि वो सिर्फ शोर मचाने वाला शख्स है। पर मुल्ला खुद कभी बड़े बड़े दावों में नहीं फंसते। उनकी चालें, चाहे हंसी में डूबी हो या गंभीर हो सा, हमेशा किसी न किसी सीख के साथ आती। उस साल गांव में पगड़ी और ताज का बड़ा क्रेज चला हुआ था। जो भी अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता, वो रंग बिरंगे कपड़ों में और चमकते गहनों में सज-धज कर आए। कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि इस ऐशो आराम ने गांव की सादगी को बिगाड़ दिया है। कुछ ने कहा कि ये तो बढ़िया है, लोग खुश हैं। पर मुल्ला ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि इस शेखी और दिखावे के बीच कुछ मजेदार कर गुजरना चाहिए। एक दिन नरसिहा, जो गांव का अमीर माना जाता था, अपने ताज और पगड़ी के साथ चौपाल पर आया। वो बड़ा नकचढ़ा था और उसे हर किसी की तारीफ सुननी अच्छी लगती थी। उसने बाजार से एक बड़ा सा सोने का ताज मंगवाया था। असल में वो ताज इतना भारी नहीं था, पर उसकी चमक इतनी थी कि दूर से ही लोगों की आंखें उसमें अटक जाती। नरसिहा ने ताज पहनकर कह दिया कि जो उसे ताज चुराएगा उसे सजा दी जाएगी, और जो उसकी इज्जत कम करेगा वो गांव से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर गांव में कुछ खामोशी थी और कुछ शरारत के संकेत भी। मुल्ला ने उस ताज को देखा, उसकी आंखें चमकी और मन में एक मुस्कान उभरी। न तो वो किसी के अपमान से खुश होता और न ही किसी की संपत्ति पर आंच डालना चाहता था, पर उसे लगा ये पूरा मसला एक मजबूत सबक बन सकता है। मुल्ला के दिमाग में एक पग रही योजना होगी। क्यों न इस तख्तो ताज के खेल को उल्टा कर दिया जाए? क्यों न दिखावे की उन चकाचौंध की असलियत को सामने लाया जाए? उसने सोचा कि लोग ही हैं जो किसी वस्तु को महत्व देते हैं। वस्तु खुद कुछ नहीं जानती, और अगर उस वस्तु पर थोड़ी सी जिंदगी का घूंट दे दिया जाए तो लोग अपने ही बनाए हुए नियमों पर कैसे नाचते हैं ये दिख जाएगा। पर मुल्ला ने यह भी सोचा कि मजाक करने के साथ साथ किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। वो गधों को गांव की चौपाल में लाकर उन पर एक विशेष ताज पहनाएगा और देखेगा कि लोग किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे सचमुच उस ताज की शान को देखकर दंग रह जाएंगे, या फिर असल शान और स्वाभिमान की परखा कर पाएंगे?
अगली सुबह मुल्ला ने सबसे पहले गांव के पिछवाड़े जाकर 2 गधों को चुना, जिनका स्वभाव मिलनसार और नीम ठंडा था। गधे गांव के बहुत से काम में उपयोगी थे, पर लोग उन्हें मजाक में ही लेते थे। मुल्ला ने गधों से कुछ मीठी बातें की, उन्हें थोड़ा चारा दिया और अपनी पुरानी पगड़ी का ध्यान से उपयोग कर एक हल्का सा ताज बना डाला। यह ताज असली सोने का नहीं था। उसने ताज को रंगीन कपड़ों, कुछ चमकीले शीशों और ढेरों छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों से सजाया, ताकि वो दूर से सोने जैसा नजर आए। पर असल चालाकी इस बात में थी कि उसने ताज के अंदर कुछ और रखा। एक छोटी चक्री जो धीरे धीरे घूमती रहती थी और एक घंटी जो हवा से हल्की सी खनक देती रहती थी। मुल्ला ने सोचा कि इस नाटक में संगीत और हलचल का प्रभाव बड़ा होगा। लोग चमक देखकर घूरेंगे, पर आवाज सुनकर उनकी सोच में कुछ और जागेगा। ताज बना लेने के बाद मुल्ला ने गांव के कुछ जुझारू नौजवानों से कहा कि वे सुबह चौपाल पर जमा हों। उसने उन्हें बताया कि वो उस दिन गांव में नया कानून लागू करने जा रहा है। सम्मान तभी सच्चा है जब दिल बड़ा हो। नौजवानों की आंखों में जिज्ञासा थी और वे तैयार हो गए। फिर मुल्ला ने गधों को संभाला, उन्हें सजाया और एक एक कर उन्हें चौपाल में ले आया। गधे जैसे ही चौपाल में पहुंचे, लोग चौंक कर देखने लगे। किसी ने सोचा कि ये कोई तमाशा है, किसी ने मुस्कुराकर कहा कि मुल्ला फिर से शरारत पर उतर आया है। पर जब गधों पर ताज सज गया और घंटी की मीठी खनक ने वातावरण को भर दिया, तो कुछ लोगों के चेहरों पर अजीब सी गंभीरता उतर आई। ये वही पल था जब मुल्ला ने अपनी बात कहनी शुरू की। देखिए, ये गधे आज हमारे बीच खड़े हैं और इनके सिर पर वही ताज है जो कल तक केवल नक्शे में आता था। क्या फर्क है? ताज वही है, पर इसे पहने वाला बदल गया। उसकी आवाज में हल्की ठिठकी हुई मजाक सी खुशमिजाजी थी, पर बात का असर गहरा था। कुछ महिलाएं और बुजुर्ग हंसे, बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और कुछ लोग भी मुंह में सूखी हंसी लिए। पर मुल्ला ने कहा, ताज का असली अर्थ वही है जो दिल में हो। अगर हम किसी को सिर्फ दिखावे के कारण बड़ा समझ लेते हैं, तो हम असल महानता को भूल जाते हैं। उसने गधों के पास जाकर एक एक कर उनका परिचय दिया। ये पहला गधा ईमान है और दूसरा सदाचार। लोगों ने सोचा कि ये बात मजाकिया है, पर मुल्ला ने आगे कहा कि ईमान और सदाचार वे गुण हैं जो किसी व्यक्ति को सच में बड़ा बनाते हैं, न कि केश, कपड़ा या सोनापन। ना, उसकी ये बात सुनकर कई लोगों के मन में हल्की सी झनकार हुई। वे सोचने लगे कि किस तरह वे असल में दिखावे को महत्व देते रहे हैं, जबकि असल गुणों की उपेक्षा करते आए थे। बोले ही मुल्ला की ताज पहनाने का असली मकसद ये नहीं था कि गधों को अपमानित किया जाए, बल्कि वो ये दर्शाना चाहता था कि कोई वस्तु अपने आप में नेहभाव नहीं रखती। उसने एक छोटी सी घटना का जिक्र किया जब गांव के सबसे बड़े व्यापारी ने अपने नए घर का उद्घाटन तब किया था जब उसने शहर से महंगा ताज मंगा लिया था। उस दिन कई लोग आए और उसे सम्मान दिया गया, पर अगले ही हफ्ते जब उसके घर का पानी सूख गया और उसे कर्ज चुकाना पड़ा, तो लोग उससे मुंह लौटाने लगे। मुल्ला ने पूछा, क्या ताज ने उसे बड़ा बनाया था या उसकी मोहमाया ने हमें उसकी इज्जत करवाई थी? ये सवाल सुनते ही लोगों के बीच एक सन्नाटा छा गया। उस व्यापारी की आंखों में शर्म थी और कुछ लोग अपने आप को दोषी मानने लगे। मुल्ला ने फिर गधे की ओर मुड़कर कहा कि गधे ने सच्चाई कभी नहीं छुपाई, वो वही है जो होता है। उसने गांव वालों से कहा कि अगले हफ्ते वे सभी एक प्रयोग करेंगे। वे सभी, चाहे अमीर हो या गरीब, अपने अपने छोटे छोटे सामानों में से कुछ वहन करके लाएंगे और चारों ओर रखकर बैठेंगे। फिर वे देखेंगे कि कौन सा सामान सबसे ज्यादा चर्चा और तारीफ पाता है और क्यों। लोगों ने ये प्रयोग मजे के तौर पर देखना शुरू किया, पर जब चौपाल में लोग वापस बैठे तो मुल्ला ने सबका ध्यान उस गधे की तरफ खींचा। उसने कहा कि जिस चीज का मुखौटा सुंदर है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छा हो, और जो कमजोर नजर आता है वो अंदर से बड़ा हो सकता है। कहानी को और प्रभावशाली बनाने के लिए मुल्ला ने एक और चाल चली।
उसने गांव के एक गरीब परदेशी को बुलाने का आदेश दिया, जो पास के जनपद से आया था। वो परदेशी साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में गरिमा और ईमानदारी थी। मुल्ला ने उसे बैठाकर पूछा कि क्या वह ये ताज पहनना चाहेगा। परदेशी ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, मेरे पास ये ताज रखने के लिए सोना नहीं है, पर आपके द्वारा जो मानवीय मूल्य दिए गए हैं वो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। परदेशी की ये सरलता कई लोगों के भीतर कुछ हल्का सा झटका दे गई। वे समझ गए कि असल सम्मान अपने भीतर से आता है, न कि सिर पर रखी किसी वस्तु से। मुल्ला ने तब गधे को परदेशी के पास भेजा और कहा, देखिए, ताज किसी के सिर को नहीं बल्कि किसी के हृदय को सजाता है। समय के साथ साथ ये तमाशा गांव में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग कहते थे कि मुल्ला ने अनावश्यक शोर मचाया, कुछ ने उसे नीतिकार कहा, पर मुल्ला के मन में एक और बात थी। वो देखना चाहता था कि लोग अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे या नहीं। उसने तय किया कि अगले दिन वो ताज को पूरे गांव के मेले में ले जाएगा और हर किसी से पूछेगा कि वे किसे ताज पहनते देखना चाहेंगे, अर्थात वे किसे सम्मान दे रहे हैं। ये विचार सुनकर कुछ लोग खीज में थे, पर मुल्ला की मासूमियत और बुद्धि का मेल जो आया, उसने सबको चुप करा दिया। मेले के दिन चौपाल गुलजार रहा। रंग बिरंगे दुकानें, खाने पीने की खुशबू और बच्चों की हंसी ने वातावरण को जीवंत बना दिया। मुल्ला ताजा तैयारियों के साथ ताज उठाए हुए आया और उसने कहा कि आज वह ताज केवल और केवल योग्य को देगा, जिसे लोग दिल से सम्मानित समझते हैं। उसने भीड़ से पूछा कि वे किसे ताज देना चाहेंगे। कुछ ने नाम बड़े लोगों के लिए उठाए, कुछ ने हंसते हुए कहा कि किसी बहादुर योद्धा को देना चाहिए। पर तभी एक बूढ़ी औरत, जिसके हाथ में एक झोला था और आंखों में जीवन की थकान, धीरे धीरे उठकर आई। उसने कहा कि वो अपने गांव की हकीकत जानती है। यहां कई लोग दिखावे में बड़े हैं, पर असल में वे दूसरों के दुख पर ओझल होते हैं। वो औरत, जिसका नाम आमना था, ने कहा, मैं उस शिक्षिका को ताज देना चाहती हूं जिसने हमारे बच्चों को पढ़ना सिखाया और खुद कभी किसी बड़े समारोह में नहीं दिखी। ये सुनकर भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। किसी ने सोचा कि ये मूर्खता है, पर मुल्ला ने कहा कि ये वही है। असली सम्मान वह है जो बिना शो के दिया जाए। मुल्ला ने तब घोषणा की कि ताज आज उस शिक्षक को दिया जाएगा। भीड़ में फुसफुसाहट हुई, क्यों? वो तो सादा है, ये ताज तो शहर के मेयर जैसा पहनते हैं। पर मुल्ला ने अपनी सख्त आवाज में कहा कि हम ताज को किसी चीज की तरह नहीं देखेंगे, हम उसे गुणों की पहचान बनाएंगे। शिक्षक, जो साधारण कपड़ों में था, आई और उसने ताज लिया। उस पल लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी से, कुछ पिघलन से। शिक्षक ने ताज सिर पर रखा, पर कोई गर्व नहीं दिखाया, केवल उसकी आंखों में संतोष और गरिमा थी। उसी समय मुल्ला ने गधे का पासा किया और कहा, देखो, ये गधा भी आज हमारे यहां का ताज है, वो भी अपने अपने ढंग से बड़ा है। ये बात लोगों को चिढ़ाती हुई भी लग रही थी और उनसे एक सहमति भी खींच रही थी कि असल महानता किसी के वस्त्रों में नहीं बसती। सामाजिक माहौल में ये घटना जैसे चिंगारी बन गई। लोग घरों पर लौटे तो अपने अपने बच्चों को समझाने लगे कि मूल्य केवल धन नहीं होता। ये समझाने का एक नया दौर चला। कुछ अमीर परिवारों ने भी सोचा कि वे अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाएंगे। नरसिंहा, जिसने सबसे पहले ताज का घमंड दिखाया था, उसने भी उस दिन अपनी शैली बदल दी। उसने सोचा कि ताज की चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो गांव की भलाई में क्या योगदान दे सकता है। उसने कुछ अनुदान देना शुरू किया, गरीबों के लिए चूल्हे दिए और स्कूल में किताबें दी। ये सब कुछ मुल्ला की सूझबूझ का नतीजा था। उसने दिखावे को तोड़ा और जिससे बदलना था, उसने बदल दिया। समय बीतता गया और मुल्ला की ये कहानी गांव-गांव फैल गई। उसी दौरान गांव में एक और परीक्षा आई। किसी ने शहर से ये अफवाह फैला दी कि एक बड़ा जौहर बाजार आ रहा है और वो केवल उन्हीं को बुलाएगा जो सच में ताज के योग्य हों। लोगों ने सोचा कि ये फिर से दिखावे का खेल है,
पर मुल्ला ने कहा कि हमें दिखाने की जरूरत नहीं कि हम क्या है, हमारी कृतियां ही हमारी पहचान है। उसने गांव के लिए कुछ और काम किए। उसने गरीबों के लिए एक छोटी सी दवा की दुकान शुरू करवाई और पढ़ने लिखने वालों को प्रोत्साहित किया। लोग अब ताज को सिर्फ वस्त्र नहीं समझते थे, वे उसे एक प्रतीक मानने लगे। वो प्रतीक जो सच्चाई और मानवता का सम्मान करता था। वर्षों के बाद भी जब कोई गांव में नया आता और पूछता कि ये ताज क्यों मशहूर है, तो लोग बड़ी सरलता से बताते, ये ताज मुल्ला ने गधों के सिर पर पहनाया था, ताकि हम समझ सके कि शोहरत और असली शान में फर्क है। लोग हंसते और फिर गंभीर हो जाते। कुछ कहते कि मुल्ला ने बहुत ही चालाकी से सामाजिक असमानताओं की हंसी उड़ाई। कुछ कहते कि उसने लोगों को शर्मिंदा कर दिया। पर मुल्ला को कुछ भी कहना पसंद नहीं था। वो बस बैठकर किसी को चाय पर बुलाता और कहता, देखो, जो चीज सच्ची है उसे छुपाना नहीं चाहिए, और जो केवल दिखावा है उसे कभी भी असली न समझो। कई सालों के बाद जब मुल्ला बूढ़े हुए और उनके बाल सफेद पड़ गए, तब भी गांव के बच्चे उन्हें देखकर पूछते, मुल्ला, वो गधे कहाँ गए? मुल्ला हंसकर कहता, वे हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमारे कर्म है। ये सुनकर बच्चे सोचते कि क्या उनका मतलब है। मुल्ला ने बताया कि गधे का ताज केवल एक कहानी है। असल में हर इंसान के पास एक गधा होता है। वो उसकी प्रवृत्ति, उसकी लापरवाही, उसकी असफलताएं, पर ताज उन पर तभी चीज बनता है जब हम उन्हें चुपके से छुपा लेते हैं और दिखावे से आत्मसम्मान बनाते हैं। उसने कहा कि गधा हमारे भीतर की सच्चाई है, ताज वो आदर है जिसे हम उन गुणों को देते हैं जिनसे हम वास्तव में समृद्ध होते हैं। कहानी का सबसे आखिरी भाग एक छोटे से मोड़ पर समाप्त होता है। एक दिन गांव में एक नया शख्स आया जो शहर का पुराना व्यापारी था। वो मुल्ला से मिलना चाहता था। उसने बताया कि उसने शहर में बड़े बड़े समारोह किए, पर उसकी आत्मा खाली रह गई थी। मुल्ला ने उसे चाय पर बैठाया और कहा, तुम्हारे पास ताज बहुत है, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर के गधे को देखा? व्यापारी ने उत्तर दिया कि वो समझ नहीं पाया। तब मुल्ला ने उसे वही कथा सुनाई, कैसे उसने गधों पर ताज पहनाकर लोगों को सिखाया कि असली सम्मान दिखावे में नहीं, कर्म में होता है। व्यापारी ने आंसू भरकर कहा कि उसने भी अपने जीवन में कई बार गलत किया है। दिखावे के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए उसने अपने लोगों को भूल दिया था। मुल्ला ने केवल कहा, ठीक है, अब तुम अपना असली ताज पहनाओ, वो ताज जो तुम्हारे कर्मों से बनेगा। व्यापारी ने वापस जाकर गांव के स्कूलों के लिए दान दिया, मजदूरों की मदद की और एक नए प्रकार की ईमानदारी का संकेत दिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि मुल्ला ने सिर्फ एक मजाक किया था, पर जो लोग उसके साथ रहे थे वे जानते थे कि मुल्ला ने केवल एक तस्वीर बदल दी थी। पर तस्वीर बदलने से लोग अपने भीतर के फोटो को भी नई नजर से देखने लगे। गधे का ताज गांव के इतिहास में एक प्रतीक बन गया, वो प्रतीक जो हर आने वाले पीढ़ी को यही संदेश देता, बाहरी आभा को न तो मोहताज बनो और न ही उसे अपनी असली पहचान बनाने दो। वास्तव में मुल्ला ने गधों का ताज पहना कर दिखाया कि असली शान सिर पर नहीं, हृदय में रहती है। इस कथा से गांव ने सीखा कि आदर और इज्जत कमाने की चीजें कर्म, दया और ईमानदारी है, न कि चकाचौंध और सूने दावे। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर से अपनी सूझबूझ और ममत्व से लोगों के बीच एक सिक छोड़ दी। वो सिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक सिक जो कहती है कि कभी भी दिखावे को असली न मानो, क्योंकि असली शान वही है जो बिना किसी ताज के भी चमक सके। गांव की उस सुबह की हवा कुछ अलग सी थी, हल्की सी ठंडक, अखबार की नमी और बाजार की हलचल के बीच एक अजीब सा संकेत था कि आज कुछ नया होने वाला है। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो हमेशा अपनी तरह की उदासीन मुस्कान लिए चौपाल के पास बैठे रहते, आज घर से निकलते समय कुछ ज्यादा ही सजे हुए थे। लोग उनको देखकर हैरान थे। उस दिन उनके सिर पर रंग बिरंगी टोपियां, गले में हल्की सी घंटियां और हाथ में एक पुराना रंगीन झंडा था। मुल्ला ने थोड़ी शरारत
और थोड़ी गंभीरता का ऐसा मेल बिठाया हुआ था कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो आज मजाक करने आया है या कोई नई सीख देने। पर गांव वाले जान चुके थे कि मुल्ला के हर नखरे के पीछे कोई तर्क जरूर होता है। उसे जो भी करना होता वो सिर्फ हंसी के लिए नहीं करता, बल्कि लोगों के विचारों को हिलाकर उन्हें सच के सामने लाना चाहता था। कुछ महीनों से गांव में अटकलें चल रही थी कि शहर से एक बड़ा मंडली आता है जो जोकरों का मेला लगाकर दूर दूर से लोगों को हंसा हंसा कर रुला देता है। लोग कहते थे कि जोकर सिर्फ ठाके लगाते हैं, पर मुल्ला ने सोचा कि जोकर की असली ताकत उसकी बोलने की शैली, हंसी के पीछे की सच्चाई और मुंह पर लगने वाली मांस के पीछे की समझ में होती है। उसने तय किया कि वो खुद को गांव का सबसे बड़ा जोकर बनाएगा, न कि सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, बल्कि ताकि वो हंसी के जरिए गांव के उन दर्दों और गलतियों को उजागर कर सके जिन पर सब आंखें बंद करके चल रहे थे। उसके मन में यह विचार था कि अगर उसे जोकर कहा जाएगा तो लोग उसकी बात सुनेंगे। जोकर जो हंसा हंसा कर सच बोलता है, लोग उसे कम क्रोध से सुनते हैं। ये सोचकर उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पुराने कपड़ों को नए अंदाज में सजाया, एक जोकर की किताब से कुछ चुटकुले पढ़े, पर साथ ही उसने अपने अंदर की संवेदना और समझ को और निखारा। हर हंसी के पीछे एक सवाल होगा, हर तर्क के बाद एक हल होगा। पहला मंचन उसने गांव के मेले में किया। चौपाल पर जमा भीड़ में बच्चे, बूढ़े, व्यापारी और कुछ जरूरी लोग थे। मुल्ला ने अपनी छोटी सी शैली में शुरुआत की। वो झट से गधे की चाल नकल करने लगा, फिर अचानक मुड़कर बोला, देखो, गधा तो चलता ही है, पर रास्ता कौन चुनता है। लोगों की हंसी में एक हल्की सी ठहाका गूंजा और वे सोचने लगे। मुल्ला ने आगे कहा कि हम सब कभी कभी गधे की तरह चल देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। ये कहकर उसने लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार पर कटाक्ष किया। कुछ ने टोका कि ये तो मजाक है, पर कई लोग चुप थे, क्योंकि मुल्ला की बात में उन दिनों की सच्चाई थी। उसने दुकानदारों की उस आदत का मजाक उड़ाया जिसमें वे ऊंची कीमत पर सामान बेचते, पर इरादे में मुनाफा ही मुनाफा होता। उसने बाबुओं की उस नीतिगत भाषा का हंसी में मजाक बनाया जिसमें सवालों के जवाब नहीं होते, केवल कानून के शब्दों का खेल होता। हर मजाक के साथ उसने किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को छू लिया और लोग हंसते हंसते चौंक जाते कि ये तो सच में उनकी अपनी दिखते हैं। धीरे धीरे मुल्ला की शख्सियत गांव में फैलती गई। जो लोग पहले उसे हल्के में लेते थे, अब उसे मैदानों में बुलाने लगे। शादी ब्याह, जन्मदिन, सरकारी सभाएं, हर जगह मुल्ला की जगह बनने लगी। पर उसने कभी भी केवल मजाक नहीं किया। हर प्रस्तुति के बाद वो लोगों से कुछ सवाल पूछता। आपने आज किससे दया की है? किसने अपनी रोजी दूसरों के हिस्से में बांटी? क्या आपने कभी किसी की मदद बिना दिखावे के की? ये सवाल सुनकर लोग शुरुआत में चौंकते, पर फिर दिल में कुछ हलचल होती। मुल्ला जानता था कि जोकर के रूप में उसे जो आडंबर मिलता है वो उसकी जिम्मेदारी भी बनता है। इसलिए उसने अपने अभिनय में हमेशा इंसानी भावनाओं को केंद्रीय रखा। उसकी मजाकिया बातें अब सिर्फ हंसी के लिए नहीं थी, वे छोटे छोटे आईने थे जिनमें गांव के लोग अपनी असलियत देख सकें। एक दिन गांव में एक बड़ा निर्णय होना था। गांव प्रधान ने निर्णय लिया कि अगले साल के मेले के लिए बड़े स्तर पर धन इकट्ठा किया जाएगा और मेले का स्वरूप बदलकर उसे एक बड़ा प्रदर्शनी उत्सव बनाया जाएगा जिसमें बाहर के व्यापारी और शोहरत वाले लोग बुलाए जाएंगे। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, पैसे आ जाएंगे, पहचान बनेगी, पर कुछ ने कहा कि इससे गांव की सादगी खत्म हो जाएगी। मुल्ला ने देखा कि इस निर्णय के पीछे कुछ और था। लोग शान दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे और यह दिखावा उन गरीब लोगों की आवाज दबा देगा जिनकी जरूरतें पहले से थी। उसने सोचा कि अगर वो एक बड़े जोकर के रूप में अपनी कलाकारी दिखाएगा तो शान शौकत के इस खेल में असलियत की आवाज भी आएगी। इसलिए उसने मेले के आयोजन के लिए स्वयं को मुख्य जोकर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। लोग पहले हैरान हुए, पर फिर उत्सुक हो गए कि मुल्ला क्या करेगा। मेला आया और मुल्ला ने
अपने अद्भुत जोकर अवतार में ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग चौंक गए। वो मंच पर आया, नाचने लगा, फिर अचानक अपनी टोपी हटाकर बोला, ये टोपियां और तख्तियां हमारे लिए हैं, पर क्या हमारी आत्माएं इससे भरी होंगी? उसने हास्य के माध्यम से बताया कि मेले में जो महंगे स्टॉल लगेंगे वे गांव के किसानों की उपज से ज्यादा बाहरी सामानों की चमक दिखाएंगे। लोगों ने सोचा कि मुल्ला फिर मजाक कर रहा है, पर उसके बाद उसने बड़ा कदम उठाया। वो मेले के बीचों बीच बढ़ा और एक बूढ़े किसान की ओर इशारा कर बोला, ये एक किसान है। कल उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो उसमें आपके दिखावे का क्या फायदा? इस सवाल ने भीड़ को झकझोर दिया। कुछ लोगों ने मुल्ला की बातों को तवज्जो दी और प्रधान के सामने ये मुद्दा उठाया कि मेले का पैसा पहले गांव के बुनियादी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए, स्कूल, पानी, स्वास्थ्य, और तभी मेले का स्वरूप बदला जाना चाहिए। मुल्ला की जोकर भरी हंसी ने वस्तुतः गांव की नीति को बदल दिया। मुल्ला का नाम धीरे धीरे पास पड़ोस के गांवों तक फैल गया। लोग कहते थे कि वो सबसे बड़ा जोकर है, क्योंकि वो सिर्फ हंसाता नहीं, वो सोचने पर मजबूर करता है। पर इस चमक के साथ कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हुए। गांव के कुछ धनी लोग, जिनका यही फायदा था कि वे अपने दिखावे से गांव में ऊंचे बने रहते थे, उन्होंने मुल्ला की इस लोकप्रियता को चुनौती के रूप में लिया। वे चाहते थे कि मुल्ला की हंसी उनका मजाक बन जाए, न कि समाज के मुद्दे सामने लाए। उन्होंने कुछ अति आधुनिक जोकरों को बुलाया ताकि उनके मंच और शान दिखाकर मुल्ला की साख गिरा दी जाए। ये चुनौती मुल्ला के लिए एक टेस्ट बन गई। क्या वो सिर्फ हंसेगा या गंभीर मुद्दों पर डटा रहेगा? यहां मुल्ला ने एक नई चाल चली। उसने फैसला किया कि वह जोकरों के मुकाबले हंसी का एक ऐसा तमाशा दिखाएगा जिसकी हंसी में समझ छिपी होगी। मुकाबला का दिन आया और बड़े बड़े जोकरों ने रंग जमाया, गंदी बातों पर ठहाके, तेज चालें और कुछ नजाकत से परे शरारतें। मुल्ला ने शुरुआत में वही पारंपरिक जोकर चालें दिखाई, झाड़ियों में दबे हुए नकली धन की तलाश, अद्भुत नाच और अजीब आवाजें। पर बीच में उसने अचानक सबका ध्यान खींचा और बोला, हंसी एक मशाल है, उसे अंधेरे दिखने चाहिए, न कि सिर्फ रोशनी में चमकना चाहिए। उसने अपने मंच के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी जिस पर गांव की एकताबद्धता और उन लोगों की यादें थी जो छूटते जा रहे थे, अनाथ बच्चे, बुढ़ापा जो अकेला था, और वो स्कूल जिसकी दीवारें दरक चुकी थी। उसने लोगों से कहा कि अगर मजाक सिर्फ हंसी के लिए है और उसे समाज से जोड़ते नहीं, तो वो खाली पंछी की तरह है। उसकी बात सुनकर भीड़ में निश्चलता छा गई। यहां तक कि प्रतियोगी जोकर भी उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए। मुल्ला ने न केवल बहस जीती, बल्कि लोगों के मन की गहरी संवेदनाएं भी छू ली। उसके बाद गांव के कई बुजुर्गों ने मिलकर पंचायत में फैसला किया कि मेले का कोई भी नफा पहले गांव की बेसिक जरूरतों पर खर्च होगा और न कि केवल दिखावे पर। यह जीत मुल्ला की नृत्य कला की नहीं, उसकी सूझबूझ की थी। वो सच में सबसे बड़ा जोकर बन चुका था, क्योंकि उसकी हंसी में समाज की आवाज थी। समय के साथ साथ मुल्ला की पकड़ और भी मजबूत हुई। उसने न केवल गांवों में बल्कि पास के शहरों में भी अपने जोकर शो देना शुरू किया। पर अब वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं जा रहा था। वो हर जगह छोटी छोटी नीतियां सुझाता, लोगों को उनकी गलतियों का आईना दिखाता और उनके भीतर की इंसानियत जगाने की कोशिश करता। उसने एक बार शहर के बाजार में ऐसा तमाशा किया कि शहर के दुकानदारों ने मुफ्त में बच्चों को किताबें बांटी और साथ ही गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया। मुल्ला की हंसी अब एक तरह का आंदोलन बन चुकी थी। लोग उसे सबसे बड़ा जोकर कहने लगे, पर वो इस नाम से खुश नहीं था। वो चाहता था कि लोग उसे वो जोकर जो बदल देता है कहें। पर नामों से कितना फर्क पड़ता। लोगों के दिल में वह जो जगह बना चुका था, वो किसी भी ख्याति से बड़ी थी। पर जैसे ही प्रसिद्धि बढ़ी, मुल्ला के मन में भी एक अंदरूनी द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगा कि क्या उसकी हंसी किसी को चोट पहुंचा रही है? क्या कभी किसी ने उसकी चुटकुलों से शर्मिंदगी महसूस की? उसने कई बार देखा कि
कि कुछ लोग उसकी बातों को गलत समझकर उससे दूर हो जाते थे। इससे उसे अजीब तरह का दर्द होने लगा। उसे एहसास हुआ कि जोकर की जिम्मेदारी सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि हंसी किसके ऊपर पड़ रही है। उसने अपने अंदाज में ये बात स्वीकार की और अपनी प्रस्तुतियों में और नरमी लाई। वो अब सीधे सीधे किसी की व्यक्तिगत बातों पर हंसने की बजाय व्यवस्था और आदतों पर ठहाका मारता। उसके इस बदलाव ने उसकी कला को और भी मानवीय बनाया। लोग अब उससे न केवल मनोरंजन चाहते थे, बल्कि मार्गदर्शन और आत्मचिंतन भी। कई सालों की मेहनत के बाद मुल्ला की हंसी का असर कुछ स्थायी बदलाव में बदल गया। गांवों में स्कूल खुले, कई बूढ़ों को पेंशन मिली और मेले का स्वरूप भी बदल गया। अब वो केवल उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक सामुदायिक मेल मिला था, जहां लोग एक दूसरे की मदद और अच्छे कामों का प्रदर्शन करते थे। मुल्ला ने देखा कि उसके जोकरपन का असली प्रभाव तब हुआ जब उसने लोगों को खुद के भीतर की अच्छाई पहचानने में मदद की। एक बार एक युवा जो पहले से ही गुस्से में रहता था और अक्सर गाली गलौज करता, उसने मुल्ला की बातों से इंसाफ करने की कला सीखी और एक स्कूल टीचर बन गया। ये बदलाव देखकर मुल्ला की आंखों में आंसू हो आए। उसने समझ लिया कि हंसी के पीछे की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अंतिम मोड़ तब आया जब एक बड़े त्योहार के मौके पर शहर से एक बड़े सम्राट आए। उसने मुल्ला की ख्याति सुनी और खुद बुलाकर पूछा कि क्या वो सम्राट के महल में अपनी कला दिखा सकता है। मुल्ला पहले हिचकिचाया। महल की शोहरत और शान के बीच उसकी सादगी कहीं दब न जाए, पर फिर उसने सहमति दे दी, क्योंकि वो जानता था कि बड़े मंच पर वो बड़े विचार के बीज बो सकेगा। महल में जाते वक्त मुल्ला ने सोचा कि यहां पर उसे सिर्फ बड़े लोगों को हंसाना नहीं, बल्कि उनकी नीतियों और उनके शासन की कमजोरियों को सूक्ष्म रूप से उठाना है। उन्होंने मंच पर एक बड़ा तमाशा किया, पर इस बार उनकी हंसी में ऐसी तीखी सच्चाई थी कि सम्राट की आंखें खुल गई। मुल्ला ने अपने आप में एक ऐसा संवाद करवा दिया कि सम्राट ने न केवल अपने दरबारियों को बदलने का फैसला किया, बल्कि गांवों के विकास के लिए विशेष कोष भी दिए। ये उस दिन की बात थी जब एक जोकर की हंसी ने शासन की स्थिरता में सुधार कर दिया, और ये उपलब्धि मुल्ला के लिए किसी पारिवारिक इनाम से कम नहीं थी। वर्षों बाद जब मुल्ला बूढ़े हुए, गांव के बच्चे उनको पूछते, मुल्ला, तुमने सबसे बड़ा जोकर कैसे बना? मुल्ला मुस्कुराकर कहता, जोकर बनना आसान है, असली मुश्किल यह है कि तुम हंसी से लोगों के भीतर की अच्छाई जगाओ। उसने उन्हें सिखाया कि शरारत और हंसी के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। कहीं हंसी दूसरों की जय जयकार बनकर उनकी आत्मा को चोट न पहुंचा दे। उसने कहा कि सबसे बड़ा जोकर वही है जो हंसते हुए भी समाज की समस्याओं का इलाज सुझा दे। लोग उसे सुनते और समझते, और मुल्ला की बातें उनकी जिंदगियों में गूंजती रही। गांव में आज भी उसकी कहानियां सुनाई जाती है, कैसे उसने अपने जोकरपन से लोगों की नीतियों को बदला, उनके दिलों को जोड़ा और समाज में एक नई हंसी की लहर फैलाई, जो सिर्फ ठाके नहीं बल्कि बदलती सोच का कारण बन गई। कहानी का सबसे अंत में वो क्षण आता है जब मुल्ला एक बार फिर चौपाल में बैठा होता है। चारों तरफ बच्चे घिरे होते हैं और वे उससे पूछते हैं कि क्या वो अब भी मजाक करेगा। मुल्ला उनकी आंखों में देखते हुए कहता, हंसी करना शान की बात नहीं, पर अगर हंसी से तुम किसी का दिल जीत सको और समाज में अच्छाई फैला सको तो समझो तुम सच में सबसे बड़े जोकर बन गए। फिर वो ठहाका लगाता, पर इस बार उसकी हंसी में एक अलग सी गंभीर मिठास होती है, जैसे किसी ने दुनिया की ठिठोली का राज समझ लिया हो और वो अब उसे बांटना चाहता हो। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन, जिसने कभी सादगी और सच्चाई को मिलाकर हंसी की नई भाषा बनाई थी, गांवों में सबसे बड़ा जोकर बनकर भी हमेशा एक इंसान ही बना रहा, जो मुस्कान के पीछे की कहानी जानता था, और वही कहानी उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम देती रही। दरबार की सुबह हमेशा किसी रहस्य की तरह उगती थी। घोड़े की खुरों की धार, हाथियों की धीमी सी सांस और महल की बड़ी खिड़कियों से टपकती धूप। उस राज्य का नाम तो सब भूल गए थे,
पर लोग कहते थे कि जब आसमान साफ होता तो वही सुबह सबसे मजेदार और सबसे खतरनाक होती। उसी राज्य के ही एक कोने में, जहां सजीव किले की दीवारें अतीत की कहानियां सुनाती, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तख्तो ताज की नहीं, पर अपनी सोच की टोपी पहनकर एक नई हरकत करने की प्लानिंग कर रहे थे। मुल्ला को गांव में बुद्धिमान, शरारती और कभी कभी मजाकिया कहा जाता था, पर आज उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो दरबार में 3 मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह स्वयं ले लेगा। और ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये उस राज्य की नींव हिलाने वाला एक ऐसा तमाशा था जिसमें हंसी, सत्य और न्याय की तीनों धुनें एक साथ बजेंगी। दरबार में 3 मंत्री थे। एक था मंत्री हसन, जो आंकड़ों और कागजों का जादूगर था। वो हर बात को कागज पर ढाल देता और साहबों के सामने अपनी महिमा के आलम बयान करता। दूसरा था मंत्री श्रिक, भाषणों का पंडित, जो दरबार में हर मुद्दे पर बुलंद आवाज से ऐसे भाषण देता कि सुनने वालों की आंखों में धूल उठ जाती। तीसरा था मंत्री रफीक, जो पालन पोषण और रस्म और रिवाज का ठेकेदार था। वो छोटे छोटे नियम और रंगीन घटनाओं से लोगों को चकाचौंध कर देता। इन तीनों का मिलकर काम यही था कि वे राजा के सामने राज्य का ऐसा व्यय भव्य चित्र पेश करें कि राजा के कानों में चूड़ी की खनक गूंजती रहे और लोग बस उनके नक्कारों पर तालियां बजाते रहें। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोग अनजाने में देख रहे थे कि खजाने के ताले चटक रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और शहर के शराबखानों में जिन लोगों की रातें कट रही हैं, वे सुबह भूखे खेतों में जाते हैं। मुल्ला ने ये सब देखा और उसने सोचा, अगर यही 3 मंत्री राज्य के सारे काम के मुखिया हैं, तो इनका हटा दिए जाना और सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। पर मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे धैर्य का आदमी नहीं था। वो छलकपट के जरिए सिखाने में विश्वास रखता था। इसलिए उसने नाटक की एक इतनी बड़ी योजना बुनी कि दरबार की दीवारें भी ताली बजाने से चौंकने लगेंगी। पहला कदम था दरबार की एक औपचारिक सभा में जाना। मुल्ला ने उन दिनों कुछ ऐसा कपड़ा पहना जिसे देखकर लोग हंसी रोक न पाते। रंग बिरंगा चोगा, बड़ी सी टोपी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी, जिसे उसने न्याय की छड़ी नाम दिया था। जब मुल्ला दरबार पहुंचा तो मंत्री हसन ने उसकी ओर घोर अवज्ञा की नजर डाली। मंत्री श्रिक ने अपनी डांटेड मुस्कान दी और मंत्री रफीक ने सोचा कि ये कोई साहिब तमाशा है। राजा ने भी मुल्ला को देखा और अपनी जिज्ञासा न रोक पाए। तुम कौन हो और क्या मंशा लेकर आए हो? मुल्ला ने अपने मीठे सीने में छुपी हुई विद्रूपता के साथ उत्तर दिया, राजा ए खुदा, मैं आया हूं आपके राज्य के लिए नए तरीके लाने। मैं चाहता हूं कि आपके मंत्री सचमुच आपके सेवक बने, वरना मैं उनकी जगह ले लूंगा। दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। कोई सोचने लगा कि ये मुल्ला फिर से अपने टोने टोटके दिखाने आया है, पर मुल्ला के चेहरे पर वो सीरियस मुस्कान थी जो कहती थी कि अब खेल बड़ा होगा। मुल्ला ने प्रस्ताव रखा कि हर मंत्री को आज एक परीक्षा से गुजारा जाए, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उनकी असली योग्यता नहीं, पर उनकी असलियत सामने आएगी। राजा ने मजाक समझकर मान भी लिया। दरबार ने सोचा कि यह बस एक सांस्कृतिक तमाशा है। पहले मंत्री हसन को बुलाया गया। मुल्ला ने दरबार से कहा कि वो हर मंत्री के सामने 3 ऐसे प्रश्न रखेगा जिनका जवाब सिर्फ कागज पत्तर की भाषा से नहीं, बल्कि दिल की समझ से दिया जाएगा। पहला प्रश्न था, यदि तुम्हारे सामने 2 विकल्प हो, एक में राजा के लिए कुछ कमाई का रास्ता दिखे और दूसरे में गांव के लोगों के लिए कुछ राहत का रास्ता, तो तुम क्या चुनोगे? मंत्री हसन ने तुरंत अपने दस्तावेज खोले और गणित कौशल के सहारे बताया कि किस फायदे से राजस्व बढ़ेगा। उसने बड़ी शाबाशी से चार्ट दिखाया, मोहर लगाए और समापन कहा कि राजा का धन सर्वोपरि है। मुल्ला ने ठहाका लगाया और कहा, पर क्या वो धन जब तक अमीरों के पास रहा भूखे की थाली भर पाएगा? यह सुनकर दरबार में हल्की खनक हुई। मंत्री हसन नाराज हुआ और उसने कहा कि उसकी नीतियां दीर्घकालिक भलाई के लिए है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दीर्घकालिक भलाई कब आएगी, जब तुम अभी की पीड़ा नहीं सुलझाओगे?
मंत्री हसन चुप रह गया, पर मुल्ला की चाल अब शुरू हो चुकी थी। दूसरा खेल था मंत्री श्रिक के साथ। मुल्ला ने उसे कहा कि वो दरबार में खड़ा होकर उन 3 बातों का भाषण दे जो उसे सबसे प्रिय है, पर इस बार बोलने का तरीका उल्टा होगा। उसे अपनी बात हास्य और सादगी में रखनी है, ताकि समझने वाले समझें कि भाषण केवल बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता, बल्कि काम से बनता है। मंत्री श्रिक ने सोचा कि यह आसान है। उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ वाक्यावली निकाली और शान से भाषण दिया। उसने कहा कि वो न्याय दिलाने आए हैं, पर मुल्ला ने बीच में आकर हंसते हुए कहा, अरे मंत्री साहब, अगर न्याय तुम्हारे शब्दों में है तो बताइए कि गरीब किसान की बीवी का दवा का बिल किसने भरा? मंत्री श्री के चेहरे पर ताज्जुब उभरा। उसने कहा कि यह प्रशासनिक मामला है। मुल्ला ने पूछा कि क्या प्रशासन का मतलब सिर्फ शब्दों का गूंजना है या कुछ काम करना भी है? मंत्री श्री का भाषण वही खामोश होकर रह गया। लोगों ने देखा कि जब भाषण की चमक खत्म हुई तो खालीपन रह गया, और खालीपन की आवाज मुल्ला ने बड़ी चालाकी से पकड़ी। तीसरी परीक्षा थी मंत्री रफीक के लिए। मुल्ला ने कहा कि रफीक को आज उस रस्म और रिवाज की जगह कुछ करना होगा जो सीधे लोगों के काम आए। वो एक दिन के लिए बाजार में जाए, लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याएं सुने और उनका हल बताए। रफीक ने यह प्रस्ताव हंसी में टाल दिया, पर राजा की चुनौती होने से वो मान गया। दूसरी सुबह रफीक गया, पर बाजार में उसने देखा कि दुकानदारों ने मिलकर कीमतें बढ़ा रखी हैं और गरीब अपने जूते तक नहीं खरीद पा रहे। लोग उससे शिकायतें करने लगे। उसने उन्हें सांत्वना दी, कुछ चाय बनाई और कहा कि कुछ नियम बनेंगे, फिर साज सज्जा होगी। मुल्ला वहां छिपकर देख रहा था और उसे समझ आ गया कि मंत्री रफीक रस्मों का सुंदर बाजार है, पर उसने लोगों की जिंदगियों को ठीक से नहीं समझा। जब रफीक वापस दरबार में लौटा तो मुल्ला ने आवाज उठाई, तुम यहां रस्में बांधते हो पर जिंदा मसलों को देखते नहीं। क्या यही तुम्हारा काम है? यह सुनकर अदालत में कुछ लोगों ने अपना सिर हिला दिया। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को शर्म। तीनों मंत्रियों की जगह MULL ने अब दरबार में सवालों की गठरी खोल दी थी, और सवालों की गठरी में उत्तर ढूंढना कोई आसान नहीं था। मुल्ला ने बातों को और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि तीनों मंत्रियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता अगर वे खुद नहीं जानते कि जनता क्या चाहती है। यदि मंत्री जनता की पीड़ा सुनते न हो, उसने कहा, तो वे राजा की भी सही सलाह नहीं दे सकते। राजा जिस तरह से अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखों में आश्चर्य था, पर उन्होंने भी महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। मुल्ला ने तीनों मंत्रियों को चुनौती दी, या तो वे खुद सुधार दिखाएं या वे पद छोड़ दें और कोई ऐसा आए जो गांव की प्यास बुझा सके। मंत्री हसन ने सोचा कि यह तो बेवकूफी है। उसने अपने पारंपरिक हथकंडे से दरबार को मनाने की कोशिश की, पर लोगों की आंखें अब उसकी चाट और मोहरों पर नहीं अटकी। मंत्री श्रिक ने भाषणों में और तीक्ष्णता लाई, पर लोगों ने कहा कि अब वक्त काम करने का है, भाषण नहीं। मंत्री रफीक ने भी देखा कि उसकी रस्मों की शोभा अब लोगों के गरीब दिमाग पर नहीं टिकती। तीनों ने गुस्से में मिलकर मुल्ला को सड़क दिखाने का निर्णय लिया, पर मुल्ला ने पहले ही ऐसी तैयारी कर रखी थी कि उन्हें दरबार से बाहर निकलना आसान न हो। अगले दिन मुल्ला ने दरबार में एक बड़ा खेल चलाया। उसने राजा से कहा कि वो तीनों मंत्रियों की बजाय 3 आम लोगों को चुनकर लाए जो शहर के असल समस्या को समझें, और वे 3 आम लोग किसी भी फैसले पर मंत्रियों के बराबर की राय देंगे। राजा को यह विचार अजीब लगा, पर उसने भी महसूस किया कि उसे कुछ नया सुनने की जरूरत है। मुल्ला ने बाजार से, खेतों से और स्कूल से 3 ऐसे लोगों को बुलाया, एक निर्धन किसान, एक विधवा जो लाई राखती थी, और एक शिक्षक जो रातों को बच्चों को पढ़ाता था। जब ये लोग दरबार में आए तो शान शौकत में बैठे मंत्रियों की नाक में धूल सी झोंक दी गई। किसान ने सीधी बात कही कि मेरी फसलें तबाह हो रही हैं क्योंकि सिंचाई ठीक नहीं है। विधवा ने कहा कि हमारी बेटी की पढ़ाई रुकी है क्योंकि शुल्क नहीं है। शिक्षक ने कहा कि हमारे यहां पुस्तकें नहीं तो रोशनी कैसे आएगी। इन बातों को सुनकर दरबार में कुछ थर्राहट हुई,
पर मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा कि ये वही मुद्दे हैं जिन पर तीनों मंत्री रोजाना भाषण करते हैं, पर उनकी कागजियों में ये धुंधले हैं। मंत्रियों की शान धूमिल पड़ गई। मुल्ला ने फिर बड़ा कदम उठाया। उसने दरबार का दरवाजा खोलकर सबको बुलाया और जनता से पूछा कि वे तीनों मंत्रियों के बारे में क्या सोचते हैं। भीड़ में से एक एक कर आवाज उठी। किसी ने कहा कि मंत्री हसन ने अमीरों के लिए कर कम कर दिया और गरीबों के लिए कुछ नहीं। किसी ने कहा कि मंत्री श्री केवल बड़े समारोहों के लिए भाषण करते हैं, पर स्कूलों की दीवारें टूट रही हैं। किसी ने कहा कि मंत्रिफीक रस्मों को महंगा बनाकर लोगों का पैसा खो जाता है। जनता की बोली स्पष्ट थी, हमें काम चाहिए, शोहरत नहीं। राजा ने ये सब देखा और उसकी बाहें कांप उठीं। उसने महसूस किया कि वो चाहकर भी उन तीनों की आंखों पर पर्दा नहीं रख सकता। पर राजा एक न्यायाधीश थे और न्याय के लिए लाइनें बनानी जरूरी थी। तो मुल्ला ने एक और चतुर कदम उठाया। उसने लोगों से कहा कि वे स्वयं निर्णय करें कि तीनों मंत्री बने रहें या नहीं। भीड़ ने तुरंत कहा कि ये मंत्री हटाए जाएं। राजा ने विवश होकर तीनों को हटाने का आदेश दिया, पर उसने मुल्ला को भी चुनौती दी। तुम तीनों की जगह कैसे लोग लाओगे? क्या तुम खुद तैयार हो? मुल्ला ने बिना डर के कहा, हां, मैं तैयार हूं। मुल्ला की जगह लेने की बात पर दरबार में हंसी थी, पर राजा ने कहा कि यदि कोई भी 5 दिन तक साबित कर दे कि वो जनता की भलाई के लिए काम कर सकता है, तो उसे अस्थायी तौर पर मंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुल्ला ने ये शर्त स्वीकार कर ली। उसके 5 दिन सैंकों से भरे हुए, मजेदार और अर्थपूर्ण रहे। पहले दिन उसने राज्य के छोटे मोटे कामों पर नजर डाली। पानी की टंकी की मरम्मत, बाजार की सफाई और स्कूल में किताबों का इंतजाम। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी खुशी ला सकती है। मुल्ला ने ठहरे बिना उन कामों को पूरा कर दिखाया और बताया कि काम का तरीका जटिल नहीं, पर सचमुच चाहिए। दूसरे दिन उसने मुकदमे और करों की सूची निकाली और जो पैसे बेवजह खर्च हो रहे थे उन्हें रोक दिया। उसने उन विभागों से पूछा कि वे किस काम के लिए क्या खाते हैं और कहां पैसों का रिसाव हो रहा है। मंत्रियसन की जगह लेकर उसने कागजों की भाषा के बजाय लोगों की भाषा को पहचाना। उसने कहा कि चार्ट बनाना आसान है, पर लोगों की सलाह लेना जरूरी है। तीसरे दिन उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उसने स्कूलों को किताबें दी, अध्यापकों को अस्थायी वेतन दिया और गांव के स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं का स्टॉक किया। चौथे दिन उसने न्याय और किसान कल्याण पर काम किया। सच्ची सुनवाई करने के लिए छोटे छोटे पंचायती सत्र आयोजित किए। किसानों की कर्ज माफी के मामले में नीतियां बनाई। 5वें दिन उसने बाजार के व्यापारियों से मिलकर उन्हें नियम सिखाए और कहा कि यदि बाजार स्वस्थ होगा तो राजा का खजाना भी स्वस्थ होगा। ये बात सुनकर छोटे व्यापारियों की आंखें चमकी, क्योंकि उन्हें अब भरोसा हुआ कि कोई उनके साथ खड़ा है। 5 दिनों के बाद राजा ने मुल्ला की रिपोर्ट सुनी और पूरे दरबार में घोषणा की कि मुल्ला नसीरुद्दीन को अस्थायी मंत्री नियुक्त किया जाता है। पर मुल्ला ने शर्त रखी कि वो तीनों मंत्रियों की जगह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे मंडल के लिए ले रहा है जिसमें किसान, महिला और शिक्षक भी शामिल होंगे। उसने कहा कि यदि राज्य को सच्चा विकास चाहिए तो ऊपर से लिए गए फैसले कम और नीचे से उठे हुए समाधान ज्यादा होने चाहिए। राजा ने सोचा कि ये अजीब पर सार्थक विचार है और उसे मंजूर कर लिया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार से 3 मंत्री हटाकर उनकी जगह स्वयं और कुछ आम लोगों को बैठाया। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली मजा तो तब आया जब मुल्ला ने अपनी नई विचारधारा को लागू किया। मुल्ला की नीतियां सरल थी पर न्यायोचित। उसने कागजों की जगह लोगों की बातें प्रमुख कर दी। उसने खर्च की जगह जरूरतों को प्राथमिकता दी। उसने रिश्वत और भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई, पर लोगों को भी राह दिखाई कि वे किस तरह से ईमानदारी से काम करके आत्मनिर्भर बने। कुछ मंत्री इसे अनर्गल मानते थे, पर लोगों की खुशी का कोई विकल्प नहीं था। मुल्ला ने एक दिन एक बड़ा मजाकिया परंतु दिल छू लेने वाला प्रयोग किया।
उसने महल के समीप एक सार्वजनिक भोजन का आयोजन किया और खुद लाइन में खड़ा होकर लोगों के हाथों में रोटियां दी। ये दृश्य मंत्रियों के लिए अपमानजनक था, पर जनता के लिए बेमिसाल था। उन्होंने देखा कि उनका राजा भी एक सामान्य इंसान की तरह खड़ा है, और ये एहसास बड़ा असरदार था। इसी तरह मुल्ला ने दरबार में रोजाना 1 घंटा जनता के लिए खोला, जहां वे सीधे राजा के सामने अपनी बात रख सकते थे। इससे सरकार और जनता के बीच का फासला धीरे धीरे घटा। बेशक हर परिवर्तन के साथ संघर्ष भी आए। पुराने मंत्री और उनके समर्थक साजिश करने लगे। उन्होंने मुल्ला के अच्छे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की, झूठे दावे किए कि मुल्ला राज की इज्जत घटा रहा है, और लोग भ्रमित होने लगे। पर मुल्ला ने बातों से और सतर्कता से जवाब दिया। उसने खुलकर उन दावों की जांच करवाई और साबित कर दिया कि जो आरोप थे वे खाली शोर थे। उसने शांतिपूर्वक जनता के सामने उन लोगों की असलियत उघाड़ दी और दिखाया कि कैसे कुछ लोग सत्ता के द्वारा अपने स्वार्थ साधते रहे। जनता ने देखा कि मुल्ला का काम न तो शरारती नहीं स्वार्थी था, वो सचमुच जनता के लिए था। धीरे धीरे विरोधियों की भी जड़ें ढीली पड़ने लगी। मुल्ला ने एक और ऐसी योजना चलाई जिसने सबको चौंका दिया। उसने महल के अंदर एक सस्ते और सुलभ न्यायालय की स्थापना की, जहां आम आदमी अपने छोटे मोटे मामलों का निपटारा कर सकता था, बिना किसी रिश्वत और बिना किसी भय के। पहले जहां मामलों को महीनों लग जाते थे, वहां अब न्याय जल्दी पहुंचने लगा। लोगों की उम्मीदें लौट आई और न्यायालय के पीछे लंबी कतारें लगने लगी। वाह, कैसे छोटी छोटी बातें इकट्ठा होकर बड़ा फर्क ला देती है। मंत्री हसन, मंत्री श्रिक और मंत्री रफीक अब भी अपनी पुरानी समझ पर अड़े थे, पर जनता ने यह जान लिया था कि असली सत्ता सिर्फ सिंहासन पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी रहती है। समय के साथ मुल्ला का प्रभाव और भी बढ़ता गया। राज्य में शिक्षा का स्तर सुधरा, खेती में नई तकनीकें आई, सड़कें बनी और बाजारों में ईमानदारी लौट आई। मुल्ला ने हर काम में जनता की भागीदारी को अनिवार्य कर दिया। नीतियों पर वोटिंग का चलन शुरू हुआ और छोटे छोटे सामुदायिक प्रोजेक्ट्स के लिए जनता ने स्वयं योगदान देना शुरू कर दिया। इससे राजा को भी ये एहसास हुआ कि सच्ची महानता केवल आदेश देने में नहीं बल्कि सुनने और समझने में है। राजा ने मुल्ला को सार्वजनिक तौर पर बधाई दी और कहा कि उसने दरबार में जो काम किए वो इतिहास का हिस्सा बन गए। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच्चाई और आम लोगों की आवाज को एक जगह बैठाया। कहानी की सबसे मनोरंजक बात तब हुई जब तीनों निकाले गए मंत्री अपने भंडारियों के साथ राज्य के बाहर गए और वहां लोग उन्हें पहचानते हुए पूछा करते, आप जो आलोचना करते थे आज वही कर रहे हैं। मंत्री हसन को ठग समझकर लोग हंसे। मंत्री श्रिक को भाषण करने पर भी कोई असर नहीं हुआ और मंत्री फी की रस्में बेमतलब जानी गई। उनकी दुर्दशा देखकर मुल्ला कभी कभी सोचता, क्या वो उनसे ज्यादा बड़ा हो गया था? पर उसका जवाब सरल था, बड़ा वही जो हित कर दे, न कि दिखावे का बादशाह बने। और इसीलिए उसने न केवल तीनों को हटाया बल्कि उस जगह पर जनता की आवाज और न्याय की नींव रख दी। कई वर्षों तक मुल्ला ने राज्य को संवारा। उसने ऐसे छोटे छोटे काम किए जो किसी की किताबों में दर्ज न हुए पर जिनका असर जनजीवन में दिखा। एक गरीब का इलाज, एक बच्चे की पढ़ाई, एक किसान की उम्मीद। उसके अंदर की शरारत अब समझदारी में बदल गई थी। वो अब मजाक भी करता, पर वही मजाक लोगों की आत्मा को छू लेता। लोगों ने उससे पूछा कि क्या वो फिर कभी दरबार से हटे हुए मंत्रियों की तरह बड़े पद पर बने रहना चाहेगा। मुल्ला हंसकर कहता, पद तो केवल नाम है, असली पद तो दिल का होता है और दिल का काम करते रहना ही महत्वपूर्ण है। वो जानता था कि शक्ति स्थायी नहीं है और इसलिए उसने नीतियों को स्थापित करते समय हमेशा ऐसा ढांचा बनाया कि वे स्वतः संचालित हो, ताकि कोई भी शख्स न आए और सब कुछ बदल न सके। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून में ऐसी संस्थाएं बनाई जो लोकहित के लिए टिकने वाली थी। कई बरसों बाद जब मुल्ला बूढ़ा हुआ
और उसके कंधे झुके, तब भी वो दरबार आता और कमरों में बच्चों को कहानियां सुनाता। वे बच्चे मुस्कुराकर कहते, मुल्क का राजा मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला हंसकर कहता, मैंने तो बस दरबार से 3 मंत्री हटाए थे और उनकी जगह कुछ सीधी सी बातें रख दी थी। पर वो जानता था कि वास्तव में उसने कुछ बड़ा किया था। उसने साबित किया कि व्यवस्था बदलने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं, समझदारी और जनता का विश्वास चाहिए। जब उसे अक्सर लोग याद करते, वे कहते कि मुल्ला ने जो किया वो न केवल मनोरंजक था, पर वो न्याय, ईमानदारी और निष्ठा का इशारा भी बन गया। और यही बात उस राज्य की सबसे बड़ी विरासत बन गई। कहानी के अंत में एक छोटा सा दृश्य है। एक बच्चे ने मुल्ला से पूछा कि मुल्ला दादा, क्या आप सच में 3 मंत्री को हटाकर खुद मंत्री बने? मुल्ला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ बेटा, पर मैंने खुद मंत्री नहीं बनी। मैंने बस जनता के प्रतिनिधियों को मौका दिया और दर्शाया कि जो शक्ति सच्चे काम में लगती है वो किसी जिले या कमरे में नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में रहती है। बच्चे ने फिर पूछा कि क्या अब सब ठीक है? मुल्ला ने दीवार की ओर देखा जहां पुराने मंत्रियों की तस्वीरें सुनी सी लटक रही थी और मुस्कुराते हुए कहा, ना पूरी तरह, ना कभी पूरी तरह, पर जो बदलना चाहिए था वो बदल गया। और जिंदगी यही है, बदलते रहना और सुधारते रहना। ये सुनकर बच्चे चुप हो गए और फिर मुल्ला ने उन्हें कुछ मजेदार टुकड़े सुनाए, उसी मनमोहक अंदाज में जिसमें हंसी और सच्चाई दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देती हों। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार से 3 मंत्री हटाए, उनकी जगह जनता की आवाज और न्याय को बैठाया, और न सिर्फ दरबार को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। सबके लिए एक छोटे से हास्य में लिपटा बड़ा बदलाव।